साल 1674 सह्याद्री की चोटियों से एक ऐसी ललकार उठी जिसने सदियों की गुलामी की जंजीरें एक झटके में तोड़ दी। एक मिट्टी का बेटा जिसने मुट्ठी भर मावलों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को घुटनों पर ला दिया। लोग उन्हें राजा नहीं बाप मानते थे। क्यों? सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके हाथ में सिर्फ तलवार थी। दोस्तों, असली ताकत उनके तलवार में नहीं बल्कि उनके इंसाफ में थी, क्योंकि उनके राज्य में एक अकेली औरत रात के अंधेरे में बेखौफ होकर बाहर निकल सकती थी और किसी की हिम्मत नहीं थी कि नजर उठाए। इसीलिए क्योंकि किसान की फसल का एक तिनका भी उसकी सेना बिना इजाजत छू नहीं सकती थी। और जानते हैं, अनुशासन और न्याय की इसी नींव पर खड़ा हुआ था स्वराज। सिर्फ राज नहीं, जवाबदेही, सिर्फ जीत नहीं, भरोसा। एक ऐसी व्यवस्था जहां सत्ता ऊपर बैठकर हुक्म नहीं चलाती बल्कि नीचे खड़े लोगों के भरोसे पर टिकी हुई थी। वो सिर्फ एक शासक नहीं था बल्कि जीता जागता चरित्र था, और इसी चरित्र का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन आज 350 साल बाद जब हम इन्हीं महाराज की मूर्तियों पर हार चढ़ाते हैं, तो क्या हमने उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछने की हिम्मत की है कि क्या महाराज ये वही भारत है जिसका सपना आपने देखा था? आज जब हर अखबार दरिंदगी की खबरों से रंगा होता है, जब हर नियम अक्सर कमजोरों पर लागू होता है और जब राजनीति सिर्फ कुर्सी का खेल बनकर रह जाती है, तब सिर्फ एक ही सवाल उठता है, क्या हम शिवाजी महाराज के दिए हुए उन रास्तों पर चल रहे हैं या फिर हमने उन्हें सिर्फ दीवारों की तस्वीरें और नारों तक सीमित कर दिया है? तो चलिए आज की इस वीडियो में गहराई से समझते हैं स्वराज के उस 400 साल पुराने मॉडल वर्सेस आज के 2026 के भारत को। दोस्तों, इतिहास को गौरव गाथा बनाकर सुनाना तो बहुत आसान है क्योंकि उसमें अच्छा लगता है, वीरता, तलवार, जीत। लेकिन अगर इतिहास को आईने की तरह देखना शुरू करें तो तस्वीर बिल्कुल अलग हो जाती है। आईना सिर्फ जीत नहीं दिखाता, वो हमारी कमजोरियों को भी हमारे सामने रख देता है। और सच यही है कि हमें अपनी कमियां देखने से ज्यादा हमारे बनाए हुए भ्रम में जीना पसंद है। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते ही हमारा दिमाग तलवार और उनके किलों पर घूमने लगता है। लेकिन अगर सिर्फ वही उनकी ताकत होती तो वो भी बाकी योद्धाओं के जैसे इतिहास का एक अध्याय बनकर रह जाती। असली फर्क यहाँ था, उन्होंने उस दौर के सिस्टम को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। 1630 का भारत सिर्फ राजनीतिक गुलामी में नहीं बल्कि एक ऐसे ढांचे में फंसा हुआ था जहाँ आम आदमी के आवाज की कीमत लगभग 0 थी। और महाराज की लड़ाई सिर्फ जमीन जीतने की नहीं बल्कि उसी ढांचे को चुनौती देने की थी। लेकिन यहाँ एक सवाल है दोस्तों, क्या वो ढांचा सच में खत्म हो गया? हम अक्सर मान लेते हैं कि विदेशी शासन गया तो अन्याय भी चला गया, लेकिन सत्ता बदलना और व्यवस्था बदलना दो अलग बातें हैं। शब्द बदल सकते हैं, पद बदल सकते हैं, लेकिन अगर आम आदमी आज भी अपने बुनियादी हकों के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहा है तो समझ लीजिए समस्या और गहरी है। 2026 के भारत को दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है, लेकिन लोकतंत्र का असली मतलब क्या है? सिर्फ चुनाव या फिर एक ऐसा सिस्टम जहां न्याय और कानून आम आदमी की पहुंच में हो? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का डेटा बताता है कि दुनिया में भारत न्याय के मामले में 142 देशों में से 79 नंबर पर आता है। और अगर हम क्रिमिनल जस्टिस की बात करें तो हम और भी नीचे गिर जाते हैं। इसका सीधा मतलब एक ही है कि सिस्टम तो मौजूद है लेकिन उसकी पहुंच बराबर नहीं है। आज हम सड़कों पर महाराज वापस आओ के नारे लगाते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है अगर वो वाकई में वापस आ गए तो क्या वो अपना सर गर्व से ऊंचा करेंगे या शर्म से झुका लेंगे? अक्सर कहा जाता है कि हम महाराज का सम्मान करने के लिए हजारों करोड़ के पुतले बना रहे हैं। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो मुंबई के अरब सागर में बनने वाला शिव स्मारक का शुरुआती बजट लगभग 3600 करोड़ था। ठीक है, किसी भी महापुरुष का सम्मान जरूरी है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के कुछ अपने भी स्टैंडर्ड थे। उस दौर में जहां शासक अपनी याद में ऊंचे मकबरे और भव्य महल बनाया करते थे, महाराज ने अपना पूरा जीवन किलों की धूल और जनता की सेवा में बिता दिया। उनके लिए मूर्तियां पत्थर की नहीं बल्कि न्याय की बनी थी। अब कॉन्ट्रास्ट देखिए, हम अक्सर तर्क देते हैं कि महाराज की मूर्तियां उनके प्रति हमारे सम्मान का प्रतीक है, लेकिन क्या महाराज के लिए सम्मान का मतलब सिर्फ पत्थर और कंक्रीट का ऊंचा ढांचा था? अगर हम महाराज के सिद्धांतों को देखें तो उन्होंने राज्य के संसाधनों का निवेश हमेशा उस चीज में किया जिसकी जनता को सबसे ज्यादा जरूरत थी, मजबूत किले और सुरक्षा। आज सवाल ये नहीं है कि बजट किस डिपार्टमेंट का है, सवाल यहाँ प्राथमिकता का है। एक तरफ हम 3600 करोड़ एक मूर्ति पर खर्च करने की इच्छा शक्ति रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारा न्याय का ढांचा, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर,
वेंटिलेटर पर है। एनजेडीजी के मुताबिक आज भारत में 5 करोड़ से भी ज्यादा केस पेंडिंग पर पड़े हुए हैं और इनमें से हजारों केस ऐसे हैं जो 20-20 सालों से चल रहे हैं। महाराज के स्वराज में न्याय ऑन द स्पॉट था, आज न्याय एक इनफाइनाइट लूप बन चुका है। क्या सच में बताओ महाराज खुश होते इस बात को देखकर कि उनके नाम पर पत्थर तो चमकाए जा रहे हैं, लेकिन वो गरीब किसान या वो पीड़ित महिला आज भी इंसाफ के लिए उस सिस्टम की धूल फाक रही है जिसे ठीक करने के लिए उन्होंने स्वराज्य खड़ा किया था। सच्चाई तो ये है कि हमने पावर का मतलब ही बदल दिया है। महाराज के लिए पावर का मतलब था रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां, लेकिन आज पावर का मतलब है रसूख। हमने महाराज को इंसान से भगवान या मूर्तियों में इसीलिए बदल दिया क्योंकि मूर्तियों से सवाल नहीं पूछे जाते। भगवान को माला चढ़ाकर घर लौट आना तो आसान है, लेकिन उनके सेट किए हुए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड पर चलना वो बेहद मुश्किल है। अब इंसाफ की बात तो हो गई, अब उस वर्ग की बात करते हैं जिसे महाराज ने स्वराज्य की रीढ़ कहा था, किसान। आज के दौर में जब हम एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात करते हैं तो हमारे सामने फाइलों के ढेर और बड़े बड़े भाषण होते हैं, लेकिन 1670 के एक दशक में महाराज के पास एक डॉक्यूमेंट था जिसे आज्ञा पत्र कहा जाता है। इसमें एक बहुत ही स्पष्ट आदेश था कि रयतेच्या भाजीच्या देटालाही हाथ लावू नका। यानी उन्होंने अपनी सेना के सेनापति को बताया था कि अपनी सेना को बता दो कि किसान की किसी भी सब्जी के डंठल को बिना इजाजत हाथ न लगाए। ये सिर्फ एक इमोशनल लाइन नहीं थी, बल्कि ये उस वक्त की इकोनॉमिक पॉलिसी थी। महाराज जानते थे कि अगर एक सैनिक भी किसान से कुछ जबरदस्ती लेता है तो वो सिर्फ सब्जी का नुकसान नहीं, वो उस भरोसे का कत्ल है जो जनता का राजा के ऊपर होता है। महाराज ने उस दौर में जहागीरदारी खत्म कर दी क्योंकि किसान का खून कोई भी मिडलमैन ना चूस सके। उन्होंने आदेश दिया कि अगर फसल खराब हो जाए तो टैक्स माफ कर दो और अगले साल के लिए बीज और बैल मुफ्त में दो। अब यहाँ थोड़ा सा रुककर आज की हकीकत को देखते हैं। आज हमारे पास फसल बीमा है, सब्सिडी है, डिजिटल पोर्टल है और सबसे क्रांतिकारी चीज हर महीने के 1500 रुपए है। लेकिन असलियत क्या है? आज भी भारत का हर औसतन किसान परिवार महीने के 10 से 12 हजार रुपए ही मुश्किल से कमा पाता है। एनसीआरबी 2026 की रिपोर्ट बताती है कि पिछले कुछ दशक में भारत में 4 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की। अकेले महाराष्ट्र में, जो महाराज की कर्मभूमि है, हर साल औसतन 2500 से 3000 किसान मौत को गले लगा लेते हैं। यानी हर दिन 8 किसान और हर 3 घंटे में 1 किसान आत्महत्या करता है। तुलना कीजिए उस दौर की और आज की। 17वीं सदी में महाराज की सेना को सख्त हिदायत थी कि युद्ध के दौरान किसी भी किसान के खेत से चारा नहीं उठाया जाएगा, और आज जब विकास के नाम पर किसानों से जमीनें ली जाती है तो कानूनी पेचीदगियों में फंसा हुआ किसान खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। महाराज का नियम था कि किसान की छोटी सी सुई भी जब्त ना हो, और आज छोटे से कर्ज के लिए बैंक के नोटिस किसान के दहलीज तक पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों है कि आज से 400 साल पहले का एक बिना डिग्री का राजा किसानों के मनोविज्ञान को आज के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट से ज्यादा बेहतर समझता था? शायद इसीलिए क्योंकि महाराज के लिए एक किसान वोट बैंक नहीं बल्कि स्वराज्य का अन्नदाता था। अब दोस्तों, किसानों के बाद हम बात करते हैं उस मुद्दे की जो स्वराज्य की सबसे बड़ी पहचान थी, महिलाओं की सुरक्षा। अक्सर हमें स्कूलों में बताया जाता है कि महाराज महिलाओं का बहुत आदर करते थे। सुनने में एक बहुत प्यारी सी मोरल स्टोरी लगती है, लेकिन दोस्तों हकीकत में ये कोई प्यारी सी मोरल स्टोरी नहीं बल्कि ब्रूटल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी। लेकिन 17वीं सदी के उस खुखार दौर में जहाँ महिलाओं को युद्ध की लूट माना जाता था, वहाँ उन्होंने सुरक्षा को एक स्टेट सब्जेक्ट बना दिया। महाराज का नियम बड़ा साफ था, अगर शत्रु की महिला को हाथ लगाया तो समझो अपनी गर्दन से हाथ धो लिया। कल्याण के सूबेदार की बहू का किस्सा तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसे एक इमोशनल सीन की तरह मत देखिए। एक स्ट्रेटेजिक मैसेज था पूरी दुनिया के लिए कि स्वराज की सरहद में घुसने का मतलब है अपनी बर्बरता को घर छोड़ाना। महाराज ने साबित कर दिया कि संप्रभु राष्ट्र वही है जहाँ दुश्मन की औरत भी उतनी ही सुरक्षित रहे जितनी खुद की बेटी। ये नैतिकता नहीं थी, ये स्वराज्य की डिफेंस पॉलिसी थी। अब जरा आज के एजुकेटेड मॉडर्न इंडिया का हाल देखिए। एनसीआरबी के मुताबिक भारत में हर साल महिलाओं के खिलाफ औसतन 4 लाख से ज्यादा अपराध दर्ज होते हैं, यानी हर घंटे 51 FIR। यानी बात सिर्फ छेड़छाड़ की नहीं है, डेटा कहता है कि भारत में हर दिन औसतन 80 से 90 महिलाओं का रेप होता है। यानी जब तक आप मेरी ये 10 से 12 मिनट की वीडियो देखोगे तब तक भारत के किसी एक कोने में किसी एक महिला की गरिमा तार तार की जा चुकी होगी। तुलना कीजिए, जब 17वीं सदी में रांझा गांव के पाटिल ने किसी महिला के साथ दुराचार किया तो महाराज ने कमेटी नहीं बनाई, ना ही इन्वेस्टिगेशन के नाम पर सालों बर्बाद किए। उन्होंने उसका चौराहे पर ही इंसाफ कर दिया, उसके हाथ और पैर काट दिए।
इंस्टेंट ब्रूटल फाइनल। लेकिन आज 2026 में हमारे पास कड़े कानून है, सीसीटीवी है, डीएनए टेस्टिंग है, फिर भी रेप के मामले में कन्विक्शन रेट यानी सजा मिलने का दर 30% के आसपास ही लटका हुआ है। इसका मतलब 70% अपराधी सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर वापस समाज में घुल मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये स्वराज्य की सुरक्षा, न्याय, ये अनुशासन रातों रात पैदा नहीं हुई थी। इसके पीछे दशकों की वो ट्रेनिंग थी जिसने एक राजकुमार को जनता का राजा बनाया। जरा कल्पना कीजिए 1630 के उस महाराष्ट्र की, सुल्तानों की घोड़े की टापे, जलते हुए गांव और अपने ही गांव में बेगाने हो चुके लोग। एक ऐसा अंधेरा जहां आजादी की बात करना भी एक खुदकुशी जैसा था। और इसी अंधेरे के बीच शिवनेरी की ढलानों पर एक दिया जला, महाराज का जन्म हुआ, जिन्हें आने वाले समय में दुनिया छत्रपति के नाम से जानने वाली थी। लेकिन उन्हें यह छत्रपति की पदवी कोई विरासत में नहीं मिली थी, उन्हें उस विचार के लिए गढ़ा गया था जिसे आज हम स्वराज्य कहते हैं। और इस विचार की पहली आर्किटेक्चर थी राजमाता जिजाऊ माँ साहेब। माँ साहेब ने शिवबा को सिर्फ युद्ध कला नहीं सिखाई, बल्कि प्रशासकीय दूरदृष्टि और सिस्टम एनालाइज का वो पाठ पढ़ाया जो आज के हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड में भी नहीं मिलता। अक्सर हम कहते हैं कि उन्होंने संस्कार दिए, लेकिन डेटा कहता है कि उन्होंने अल्टरनेटिव पावर स्ट्रक्चर तैयार किया। सोचिए, उस दौर का पूरा महाराष्ट्र वतनदारी और मिसाजदारी के बोझ तले दबा था। छोटे छोटे जहागीरदार अपनी ही जनता का खून चूस रहे थे। उस वक्त माँ साहेब ने 14 साल की शिवबा को महलों के ऐशो आराम से निकालकर मावड़ों की उन झोपड़ों में भेजा जहाँ आम आदमी जुल्म की आग में जल रहा था। इसे आज की भाषा में कहते हैं ग्राउंड लेवल केस स्टडी। पुणे की उस जमीन पर सोने का हल चलवाया जो उस वक्त शापित मानी जाती थी। माँ साहेब ने उन्हें सिखाया कि स्वराज्य का मतलब सिर्फ किलों पर कब्जा करना नहीं, बल्कि उस गुलाम मानसिकता को मारना है जो हमें एक दूसरे से लड़ने पर मजबूर करती है। शिवाजी महाराज ने 300 किले जीते या बनवाए, लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें से एक भी किले का नाम अपने निजी नाम पर नहीं रखा? ये माँ साहेब की ही सीख थी कि सत्ता उपभोग के लिए नहीं बल्कि रक्षण के लिए होती है। आज के दौर में जहां पावर का मतलब गाड़ियों पर नीली बत्ती और बैंक बैलेंस होता है, वहां महाराज के प्रशासन का नियम था कि सरकारी खजाने का एक भी रुपया राजा के निजी आराम पर खर्च नहीं होगा। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये उस वक्त का सबसे बड़ा एंटी करप्शन मॉडल था। लेकिन दोस्तों, आज 2026 में प्रायोरिटीज बदल चुकी है। हम धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। हम अपनी भाषा को तुम्हारी भाषा से श्रेष्ठ साबित करने की इस खोखले कंपटीशन में एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि महाराज का स्वराज्य किन कंधों पर टिका था? महाराज के नौसेना के प्रमुख कान्होजी आंग्रे थे, तो उसी बेड़े की कमान दौलत खान और लय पाटिल जैसे योद्धाओं के हाथ में थी। उनके आर्टिलरी का चीफ इब्राहिम खान था। महाराज के सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड्स में से एक मदारी मेहतर थे, जिन्होंने आगरा की कैद से निकलते वक्त अपनी जान जोखिम में डाली थी। क्या आप यहाँ पैटर्न समझ रहे हो? महाराज ने कभी किसी का मजहब नहीं पूछा, उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि तुम कौन सी बोली बोलते हो। उन्होंने सिर्फ एक पैमाना रखा कि क्या तुम स्वराज्य के प्रति वफादार हो। आज हम महाराष्ट्र और भारत में धार्मिक और भाषाई मतभेद पैदा करके खुद को छोटी छोटी पहचानों में बांटते हैं और खुद को उनका वारिस बताते हैं। सच तो यह है कि हम हर दिन उनके इंक्लूसिव वर्जन का अपमान कर रहे हैं। 16 साल की उम्र में जब आज के बच्चे सोशल मीडिया और करियर की टेंशन में उलझे रहते हैं, लेकिन 1645 में इसी उम्र के एक लड़के ने पुणे के रायरेश्वर के मंदिर में अपने खून से एक शपथ ली जिसने आने वाले सदियों का भूगोल बदल दिया। वो अपने खून से किया गया अभिषेक किसी जाति या किसी धर्म की श्रेष्ठता के लिए नहीं किया गया था। वो शपथ थी हिंदवी स्वराज्य की, एक ऐसा गवर्नेंस मॉडल जहाँ एक इंसान की पहचान उसके सरनेम या उसके मजहब से नहीं बल्कि उसके कैरेक्टर और कंट्रीब्यूशन से तय होती थी। डराने वाली बात यह नहीं है कि 400 साल पहले हालत खराब थे, लेकिन डराने वाली बात यह है कि महाराज ने जिन दीवारों को गिराकर एक अखंड समाज बनाया था, हमने 2026 में अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उसे और भी ऊंचा कर दिया है। आप इसे एक स्ट्रेटेजिक रिग्रेशन कह सकते हैं। हमने अपनी सुविधा के लिए उस महापुरुष को सिर्फ मराठा या हिंदू की पहचान के एक संकीर्ण घेरे में कैद कर दिया है। हमने उन्हें एक ब्रांड बना दिया है जिन्हें हम अपनी नफरत को जायज ठहराने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स का एक ऐसे ग्लोबल आइकॉन थे जिनका लोहा वियतनाम से लेकर अमेरिका के वॉर कॉलेज तक मानते हैं। तो इस वीडियो का मतलब क्या है? क्या महाराज सिर्फ इतिहास की किताब का एक चैप्टर है? हमने देखा कि कैसे उनके वक्त का किसान सुरक्षित था और आज का मजदूर है। हमने देखा कि कैसे उस वक्त की महिलाएं निडर थी और आज डरी हुई है। हमने देखा कि कैसे उन्होंने सबको साथ लेकर स्वराज बनाया और हम बांटने में लगे हुए हैं। दोस्तों, महाराज को पूजना बहुत आसान है, उनके नाम के नारे लगाना उससे भी आसान है, लेकिन अगर आप वाकई उनसे प्यार करते हैं तो उनकी मूर्ति के सामने सिर झुकाने के साथ साथ उनके उन सवालों को आज के सिस्टम से पूछना शुरू कीजिए। जिस दिन भारत की कोई बेटी रात को बेखौफ होकर घर लौटेगी, जिस दिन भारत का कोई भी किसान कर्ज की वजह से खुद को फांसी नहीं लगाएगा, उस दिन समझिएगा कि शिवराज वाकई में वापस आ गया। वरना फोटो पर फूल चढ़ाना तो एक औपचारिकता है, फैसला आपके हाथ में है।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।